आज हम बात करने वाले हैं इंटीग्रेशन के लास्ट लेक्चर की, जिसमें हम इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। तो टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। देखिए, इसकी जो सबसे बेसिक एप्लीकेशन है वो है टू फाइंड एरिया अंडर द ग्राफ। एरिया अंडर द ग्राफ। तो हम पहले तो समझने की कोशिश करेंगे कि इंटीग्रेशन ऐसा क्या करता है और कैसे करता है कि हमें एरिया मिल जाता है इंटीग्रेशन से। देखते हैं भाई। मान लीजिए कि आप एक कोई रैंडम ग्राफ बना लीजिए y x। तो आपने इस तरह से कोई ग्राफ बना लिया है ना। अब मैं कुछ पहले बाउंड्रीज कुछ डिसाइड कर लेता हूँ कि हम मान लेते हैं कि हमें एरिया चाहिए, लेकिन किसी एक बाउंडेड रीजन का चाहिए। समझ लेते हैं कि यहां से लेके यहां तक का एरिया, इसके जो बीच का एरिया है ये मुझे चाहिए, है ना। इसको आप मान लीजिए x1, इसको मान लीजिए x2। देखिए x1 और x2 के करस्पॉन्डिंग हमारे पास में कुछ वैल्यूज यहाँ भी आएंगी, हालांकि उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट फिर भी अपन बना लेते हैं एक बार। चलिए, अब देखिए, अब मुझे इसका एरिया निकालना है। तो ये बात सही है कि ज्योमेट्रिकली ऐसा कोई फॉर्मूला मेरे पास में अवेलेबल नहीं है जिससे मैं इसका एरिया निकाल पाऊँ। वाई? बिकॉज ना तो ये रेक्टेंगल है ना, ना ही ये स्क्वायर बन रहा है, ना ही ये ट्राइंगल है, ना ही मैं इसको दो ट्राइंगल्स में तोड़ सकता हूँ। तो ज्योमेट्रिकली इसका एरिया निकालना पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमें एरिया निकालना केवल जो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है उन्हीं का आता है, जैसे कि रेक्टेंगल हो गया, सर्कल हो गया, इन सब का। तो इसमें करा क्या गया, इसमें दिमाग ये लगाया गया कि अगर मान लीजिए हम एक छोटा सा, बहुत छोटा सा एक स्ट्रिप यहाँ पे काट लें, एक बहुत छोटा सा एक स्ट्रिप काट लें ऐसा। तो आप सोचिए कि अगर मान लीजिए कि हमने ये जो स्ट्रिप काटी है ये यहां से x डिस्टेंस पर है, यहां से x डिस्टेंस पर है, और इसकी जो विड्थ है वो मेरे पास में dx है। हमने डिफरेंशिएशन बात की थी, dx का मतलब कि बहुत स्मॉल चेंज इन x। तो छोटी सी स्ट्रिप है, तो इस x के करस्पॉन्डिंग जो y एक्सिस पे मेरे पास में वैल्यू आएगी उसको मैं लिखता हूं y। बेसिकली वो y है क्या, वो हमारे पास में इसकी हाइट हो जाएगी। अब आप इमेजिन करो कि आपके पास में ये जो स्ट्रिप बन रही है, ये जो स्ट्रिप बन रही है, तो इसकी जो विड्थ है वो dx है और इसकी जो हाइट है वो y है। तो आप सोचेंगे सर ये ऊपर से तो परफेक्टली फ्लैट लाइन नहीं है, ये लाइन कुछ ऐसी होनी चाहिए। लेकिन अब इसमें बात आती है कि अगर मान लीजिए मैं dx को बहुत छोटा सोच लूं, बहुत छोटा सोच लूं, तो आप सोचो जरा ध्यान से कि इस तरह से है। अगर मैं इसको यहाँ पर बनाता तो इस वाली लेंथ में और इस वाली लेंथ में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। अगर अपन इस लेंथ को बढ़ाएंगे तो ये डेविएशन बहुत ज़्यादा ये डेविएशन जो है वो इस लेंथ को ज़्यादा इंक्रीज कर देगा। लेकिन अगर अपन छोटा ही, अगर अपन बहुत स्मॉल ले रहे हैं तो इस वाली लेंथ और इस वाली लेंथ में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आना है। तो यहाँ पर एक अप्रोक्सीमेशन लिया जा सकता है कि ये लाइन लगभग फ्लैट है अगर मान लीजिए dx की वैल्यू बहुत छोटी है। तो dx की वैल्यू कितनी छोटी सकती है, कितनी भी छोटी सकती है जितना हम सोच भी नहीं सकते, है ना। मतलब इट इज टेंडिंग टू जीरो, अपन मान सकते हैं
कि जो dx है उसकी वैल्यू बहुत 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 छोटी है। चलिए, तो अब देखिए ये आपने एक छोटी सी एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप मान ली और इस स्ट्रिप का आप स्मॉल एरिया डी है, डी मतलब छोटा अपन एरिया लिख रहे हैं, तो रेक्टेंगल का एरिया मेरे पास में कितना हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो ये मेरे पास में आ जाएगा इस स्ट्रिप का एरिया, इस स्ट्रिप का एरिया मेरे पास मिल जाएगा वाई डी एक्स। अब ये जो पूरा हमारे पास में ये पूरा जो एरिया है ये ऐसी बहुत छोटी छोटी स्ट्रिप से मिलके बना हुआ है, ये जो पूरा एरिया है ये ऐसी बहुत छोटी छोटी स्ट्रिप से बना हुआ है। तो अगर मुझे इन सभी स्ट्रिप्स का एरिया निकालना है तो बेसिकली मैं करूँगा क्या, टोटल एरिया ये डी ए वन प्लस डी ए टू प्लस डी ए थ्री एंड सो ऑन। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजों को जोड़ने का तरीका होता है इंटीग्रेशन। ये बात आप याद रखेंगे कि इंटीग्रेशन बेसिकली क्या करता है, ऐसी छोटी छोटी चीजों को जो कंटिन्यूसली रखी हुई है उन सभी चीजों को जोड़ने का तरीका है। तो अगर मुझे टोटल एरिया निकालना है तो आई विल इंटीग्रेट, किसको इंटीग्रेट करूंगा मैं, जो स्मॉल एरिया है उसको इंटीग्रेट करूंगा। अब डी की वैल्यू मेरे पास में कितनी थी, y मल्टीप्लाइड बाय dx, लेकिन इस एरिया की मैंने बाउंड्री भी डिसाइड की थी, कहां से कहां तक, x1 से लेके x2 तक। तो ये हमारे पास में आया इंटीग्रेशन ऑफ y dx फ्रॉम x1 टू x2, ये x1 लोअर लिमिट है, x2 अपर लिमिट है, और ये a हमें क्या दे रहा है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अब अगर हमें किसी ग्राफ का एरिया निकालना है तो हम उसका इंटीग्रेशन करके भी निकाल सकते हैं। जो इंटीग्रेशन होता है वो हमें एरिया अंडर द ग्राफ देता है, तो जो हमने इंटीग्रेशन विद लिमिट्स पढ़ा था वो हमेशा हर तरीके के ग्राफ का एरिया दे रहा था, भले ही हम उस एरिया को ड्रॉ ना कर पाए, लेकिन अगर फंक्शन पता है, मैं इंटीग्रेशन के फॉर्मूला लगाऊंगा, लिमिट्स रखूंगा, तो मेरे पास में एरिया आ जाएगा। तो ये बात हमें याद रखनी है कि ये जो क्वांटिटी है वो हमें दे रही है एरिया अंडर द ग्राफ इन द बाउंडेड रीजन फ्रॉम x1 टू x2। चलिए, अब देखिए ये पहली बार हमें देखने में बड़ा मतलब एक अलग लगता है, तो अपन इसको थोड़ा सा एक फील ले लेते हैं, कोई एक ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं जिससे हम समझ पाए, जिसका हम ज्योमेट्रिकली भी एरिया निकाल पाए और इंटीग्रेशन करने के बाद में भी उसका एरिया निकाल पाए। उसके बाद में हम कंपेयर कर लेंगे कि दोनों चीजें काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो वेरिफिकेशन शॉर्ट ऑफ, ये हम इसका वेरीफाई कर लेते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। चलिए देखिए, मान लीजिए आपको बोला गया है कि y इक्वल टू, ऐसे समझ लेता है, एक ग्राफ देख लेता हूं। मान लीजिए इस तरह से आपके पास में ग्राफ है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसको आप मान लीजिए 2, इसको मान लीजिए आप 5, ये x है, ये y है ना। तो बेसिकली ये जो स्ट्रेट लाइन होगी इसकी इक्वेशन लिखी जा सकती है 5/2x, इक्वेशन लिखी जा सकती है 5/2x। ये इक्वेशन कैसे लिखी जाती है इसके लिए अपन एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें अपन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में बात कर लेंगे, है ना। तो अभी आप समझ लीजिए कि ये जो स्ट्रेट लाइन है इसकी इक्वेशन हमें दे रखी है 5/2x। चलिए भाई, बेसिकली इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मैं एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ, y इक्वल टू mx प्लस c होता है। यहाँ पर जो m होता है ये स्लोप होता है ना। तो अगर ये एंगल थीटा है तो स्लोप हमारे पास में tan थीटा होगा, दैट विल बी 5 डिवाइड बाय 2, 5 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास में स्लोप होता है। और c होता है हमारे पास में कि जो लाइन है वो y एक्सिस पे कहाँ कट कर रही है,
तो यहाँ पर आप देखोगे तो y एक्सिस में कहाँ कट कर रही है, 0 पे कट कर रही है, तो इसकी वैल्यू क्या है, 0। तो इस पर्टिकुलर डेटा से मैंने इसकी इक्वेशन लिख दी y इक्वल टू 5x, है ना। चलिए अब देखिए, अगर मान लीजिए मुझे इसका एरिया निकालना है, मुझे निकालना है इसका एरिया, तो ये ट्राइंगल का एरिया मैं निकाल सकता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल मेरे पास में होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास में कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और ये एरिया है हमारे पास में 5। Now keep this in mind. Now we will try to find out the area using integration. तो देखिए, अगर मैं इंटीग्रेशन निकालता हूं 5/2x dx, और लिमिट्स हम कहां से कहां तक रखेंगे, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2। तो यहाँ पर 5/2 हमारे पास में कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। x का इंटीग्रेशन होगा x² 2 फ्रॉम 0 टू 2, ये बन जाएगा 5/2। अपर लिमिट रखोगे तो 4/2 माइनस 0, तो ये हमारे पास में कितना बन जाएगा, 5/2 मल्टीप्लाइड बाई 4/2, तो 2 2 ज़ा 4। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमारे पास में एरिया कितना आ गया, 5। तो जो हमने ज्योमेट्रिकली एरिया निकाला था और जो इंटीग्रेशन से एरिया निकाला था वो दोनों सेम है। इसका मतलब ये नहीं है कि अपन अननेसेसरी पढ़ रहे हैं कि सर जब हम ये ट्राइंगल से निकाल सकते हैं तो फिर इंटीग्रेशन क्यों कर रहे हैं। भाई आपने इसका तो निकाल लिया ज्योमेट्रिकली, हर एक का नहीं निकाल पाओगे ना, और बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज होंगी जिनका एरिया हमें निकालने की जरूरत पड़ेगी, या फिर जिनका ग्राफ नहीं दिया होगा हमें, तो उस केस में ये काम आता है, और फिर इसमें ये काफ़ी यूजफुल है, इस बात को अपन याद रखेंगे। कुछ और एग्जाम्पल्स हैं जिनको अपन ले लेते हैं। इस देखिए, तो कुछ अपन एग्जाम्पल्स इसमें ले लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन अपन लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास में दिया है फाइंड एरिया ऑफ कर्व y इक्वल टू x² फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 3। तो देखिए बेसिकली तो ये y इक्वल टू x² एक पैराबोला होता है, इस तरह से। तो आप जो एरिया अपन निकालना चाह रहे हैं बेसिकली वो x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 3 तक का ये वाला एरिया है। तो ये एरिया अगर अपन को निकालना है तो अपन क्या करेंगे, इंटीग्रेशन x² dx फ्रॉम 0 टू 3। तो ये एरिया मेरे पास में आ जाएगा x³ लिमिट 0 से 3, तो 27/3 9। तो अपने पास में एरिया कितना आ जाएगा, 9। तो इस तरह की जो चीज़ें होती है जिनका एरिया निकालने में इंटीग्रेशन काफ़ी हमारे पास में मदद करता है। और देख लेते हैं अपन कुछ और एग्जांपल्स। मान लीजिए हमसे बोला गया है फाइंड एरिया ऑफ ग्राफ y² इक्वल टू x, है ना, बिटवीन x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 4। ठीक, तो जब आप इसका ग्राफ एरिया निकालोगे तो आप y की वैल्यू रख दोगे √x, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 4 तक। अब x √x का इंटीग्रेशन आपके पास में होगा x⁴ डिवाइडेड बाय 3/2 1 टू 4। तो आप लिमिट रखिए, यहाँ से 2/3 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए, ये बन जाएगा 4⁵ माइनस 1 की पावर कुछ भी तो 1 ही आएगा। अब देखिए ये जरा बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत आती है कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि a⁴3/2 इसको आप लिख सकते हो √a का क्यूब। तो अगर आप 4 का अंडर रूट लोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा,
और 2 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा 8, तो ये आपके पास में आएगा 14/3, ये इसका एरिया आ जाएगा, है ना भाई। तो ये चीज़ अपन को याद रखनी है ना। और अपन क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लेते हैं। मान लीजिए हमसे बोला जाए फाइंड एरिया ऑफ ग्राफ y² इक्वल टू 9x फ्रॉम x इक्वल टू 2 टू x इक्वल टू 4। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर आप जब इंटीग्रेशन लिखोगे तो y की वैल्यू निकालोगे तो अंडर रूट 9x लिखोगे, वहां से 3 बाहर आ जाएगा, बचेगा अंडर रूट x dx फ्रॉम 2 टू 4। तो 3 जो कांस्टेंट है बाहर निकाल लीजिए, अंडर रूट x का इंटीग्रेशन हो जाएगा 3/2 और 3/2, 2 से लेके 4 तक, है ना भाई। तो यहाँ से आप लिख दोगे 3 मल्टीप्लाइड बाई 2/3 और यहाँ आपके पास बनेगा 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2। तो ये a की पावर 3/2 को आप लिख सकते हो अंडर रूट a का क्यूब, और साथ में आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो a अंडर रूट a। तो 3 से 3 कट जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय ये हमारे पास बन जाएगा 8 माइनस 2√2। इसको फर्दर कुछ सॉल्व तो कर नहीं सकते अपन, 16 माइनस 4√2, ये हमारे पास में इस ग्राफ का एरिया आ जाएगा। तो इस बात का अपन ध्यान रखेंगे। और देख लेते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अपन देख लेते हैं एरिया। मान लीजिए हमें बोला गया है फाइंड एरिया ऑफ ग्राफ y इक्वल टू cos x फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू π/2 लिख लेते हैं, है ना। तो देखिए आपको पता है कि आप इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, cos x dx 0 से π/2, cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x, लिमिट रखेंगे 0 से π/2। जब पहले एक बार π/2 लिमिट रखेंगे तो कितना आएगा 1 और माइनस 0, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 1। तो 0 से π/2 में हमारे पास में कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब देखिए ध्यान से, अगर हम ग्राफ बनाते हैं, अब इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। मान लीजिए इस तरह तो जो कॉस होता है, कॉस का ग्राफ यहाँ से शुरू होता है, ये हमारे पास में कॉस का ग्राफ है ना। तो ये आपके पास में होता है π/2 और ये होता है आपके पास में पाई, ये 3π/2 और ये होता है आपके पास में 2π, है ना। अभी आपने जो एरिया निकाला है वो ये वाला एरिया निकाला है और इस एरिया की वैल्यू कितनी आई है 1 आई है हमारे पास में, है ना। अब आप सोचो अगर आपसे बोला जाता है कि एरिया आप निकालिए 0 टू पाई, 0 टू पाई, तो ग्राफ में अगर आप देखेंगे तो एरिया यहां तक होता, मतलब ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला एरिया। इसको जरा अपन इंटीग्रेशन से करके देखते हैं कि इंटीग्रेशन हमें क्या देता है। मैं लिखता हूँ 0 टू पाई, मैं लिमिट इंटीग्रेट करके लिमिट डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर अब अपन लिमिट किसकी रखेंगे, 0 से पाई की लिमिट रखेंगे। ये जो लिमिट्स थी केवल मैंने वो चेंज की है ना। तो अगर आप लिमिट्स चेंज करोगे तो अब आपके पास में कितना आ जाएगा, साइन पाई की वैल्यू 0 और साइन 0 की वैल्यू भी 0, तो एरिया कितना आया 0 आया। अब यहाँ सोचने वाली बात है, आपको यहाँ पर दो शेडेड रीजन दिख रहे हैं,
और एरिया से आप निकाल रहे हो तो 0 आ रहा है। तो क्या हमारा जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वो फेल हो गया है? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। बेसिकली ये जो इंटीग्रेशन है वो हमको पॉजिटिव एरिया और नेगेटिव एरिया इन दोनों को जोड़ के देता है। जैसे मैं आपको बताऊं, ये वाला जो एरिया है ना, जो एक्सिस के ऊपर वाला है, इसको अपन कहेंगे पॉजिटिव एरिया और इसको हम कहेंगे नेगेटिव एरिया। ऊपर वाला पॉजिटिव एरिया, नीचे वाला नेगेटिव एरिया। इन दोनों की वैल्यू बराबर है लेकिन एक दूसरे के अपोजिट है, तो जोड़ोगे तो 0 आएगा जो इंटीग्रेशन में आ रहा है। जैसे मान लो, थोड़ा सा और प्रिसाइजली करते हैं, अगर अपन सिर्फ नीचे वाला एरिया निकालते हैं, है ना, अगर अपन सिर्फ नीचे वाला एरिया निकालते हैं तो सोचिएगा, मैं लिख रहा हूँ π/2 से पाई, तो आपके पास में एरिया एरिया की आप लिमिट क्या लिखते हैं? देखो इंटीग्रेशन कर लिया अपन ने, अपन सब लिमिट रख रहे हैं ना, cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है π/2 से पाई। अब ध्यान से देखना, जब आप sin पाई रखोगे तो 0 आएगा और sin π/2 रखोगे तो 1 आएगा, तो एरिया कितना है? -1। तो ये मैं कह रहा था कि पहला एरिया पॉजिटिव 1 आ रहा है, नीचे वाला एरिया -1 आ रहा है, और दोनों का ऐड करके हमारे पास में कितना आ रहा है? 0। तो बेसिकली इंटीग्रेशन क्या करता है, अपन को ऊपर वाले एरिया में से नीचे वाला एरिया घटाने के बाद अपन को एरिया देता है। अगर अपन को ज्योमेट्रिकल टोटल एरिया पूछा जाता है फिजिक्स में, तो हम क्या करते हैं? ऊपर वाले एरिया में से नीचे वाला एरिया घटाते हैं। इंटीग्रेशन इस बात का ख्याल रखता है और ऑलरेडी हमको ये बात हमें देता है ना। जैसे मान लो, अगर तुमसे बोला जाए ये वाला एरिया और निकाल लो, तो अगर आप करोगे 0 से 3π/2, तो देखो ऊपर वाला पहला एरिया 1, नीचे वाला पहला एरिया -1 और नीचे वाला दूसरा एरिया -1, तो आपके पास में टोटल एरिया कितना आता है? -1। यही इंटीग्रेशन से भी आता है वैल्यूज पुट करने पर। अगर आपसे 2π तक के लिए बोला जाए, तो अगर आप 0 से 2π तक की बात कर रहे हो, तो ध्यान से सुनिएगा, ऊपर वाला पहला एरिया +1 है ना, ऊपर वाला दूसरा एरिया +1 और नीचे वाले दोनों एरिया -1, कुल मिला कितना है? 0। ये साफ साफ दिख रहा है कि जितना एरिया ऊपर है उतना ही एरिया नीचे है, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा हमारे पास में? 0, है ना। अब देखिए यही कहानी अपन साइन के ग्राफ में भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास में है y = sin x, ले लीजिए आप, y = sin x अपन ले लेते हैं, तो sin x का ग्राफ है वो ऐसा बनता है बच्चों। यहाँ पे आपके पास में होगा π/2, ये आपके पास में होगा पाई, ये होगा 3π/2 और ये होगा 2π। अब देखिए अपन मान लीजिए ये वाला एरिया निकाल रहे हैं, तो देखिए आप एरिया लिखोगे तो क्या लिखोगे? इंटीग्रेशन sin x dx 0 से π/2। अब ध्यान से मेरा, sin x का इंटीग्रेशन हमारे पास में कितना होगा? -cos x और लिमिट 0 से π/2। इसमें से माइनस कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, cos π/2, cos π/2 रखोगे तो कितना आएगा? 0, और cos 0 रखोगे तो कितना आएगा? 1। तो कुल मिला के ये कितना आया? 1। तो देखिए ऊपर वाला ये जो एरिया है वो cos वाले जैसे ही है, ऊपर वाला एरिया कितना आ रहा है हमारे पास में? 1 आ रहा है। सिमिलरली अगर मान लीजिए आप ये वाला एरिया निकालते हैं, तो आप लिमिट कहां से कहां तक रखते हैं? अपन डायरेक्ट लिमिट रखते हैं ना, π/2 से पाई, तो माइनस बाहर ले लो, cos पाई की वैल्यू रखते हो तो -1 आती है और cos π/2 की वैल्यू 0 आती है। माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई करते हो तो 1 आता, तो ऊपर वाला एरिया अगेन कितना आ गया? पॉजिटिव बना गया। अगर आप नीचे ये वाले एरिया निकालते हैं पाई से π/2, ये कितने आते हैं? -1 आते हैं, तो टोटल एरिया हमारे पास 0 आता है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ हो, है ना। तो इसमें समराइज करके अपन ये बात कर सकते हैं कि जो हमारे पास में इंटीग्रेशन होता है वो एरिया अंडर द कर्व हमें देता है, और वो पॉजिटिव एरिया में से नेगेटिव एरिया को घटाने के बाद ही हमको सारी चीजें देता है ना। चलिए,
तो यहाँ पर अपना एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन या इंटीग्रेशन की जो चीजें हमारे पास में काम आने वाली हैं वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। और फाइनली हम ये कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए आपके पास में इस तरह से ग्राफ दे रखा है, मान लीजिए कि इस तरह से ग्राफ ले लिए, इसको आप एरिया A1 कह दीजिए, इसको एरिया A2 कह दीजिए, ये y कह दीजिए, ये x कह दीजिए। तो कॉन्सेप्ट हमारे पास में ये बन गया कि इंटीग्रेशन ऑफ y dx 0 टू x, ये मुझे देगा ऊपर वाला एरिया माइनस नीचे वाला एरिया। तो ये हमारे पास में एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट बन गया है जो हमें याद रखना है, जो हमारे काम आएगा।